किसी वर्कशीट में शब्दों का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? जस्टिफाई, सेंटर, राइट या फिर लेफ्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि अलाइनमेंट क्या होता है, अदरवाइज इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं कर पाइएगा। सेकेंडली, यहाँ पे वर्ड्स का पूछा गया है, न कि नंबर का। नंबर का अलाइनमेंट अलग तरीके से होता है, तो आपको वर्ड्स का बताना है, न कि नंबर का। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिए। तो हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स क्राइज एजुकेशन। आज के इस क्लास का टॉपिक है कंप्यूटर भाषा ज्ञान और इसका यह पार्ट नंबर 51 है। सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट है, सब पर जरूर विजिट कर लीजिएगा। आगामी एग्जाम में जो झारखंड सचिवालय का, उसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा 20 क्वेश्चन के लिए या प्रिपरेशन कर रहे हैं इस सेक्शन में। और आज का क्लास एमएस ऑफिस पे बेस्ड रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब सारे क्वेश्चन लगभग आपको इसी पर देखने को मिलेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है, छोड़कर मत जाइएगा। ऐसे आप लोग सुनते थोड़ी हैं, छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन आप लोग मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही फ्रूटफुल लेक्चर होने वाला है। पीडीएफ रख लीजिएगा @लर्नर्स क्राइज एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे बहुत सारे फ्रूटफुल चीज़ें आपके एग्जाम से रिलेटेड शेयर करता हूँ, तो आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लेट्स गियर अप। पहला क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की डिस्प्लेज शॉर्टकट मेन्यू फॉर सिलेक्टेड आइटम्स इन विंडोज 7। विंडोज 7 के बारे में बात किया जा रहा था कि अगर कोई सिलेक्ट नहीं होगा, सिलेक्टेड होगा। अगर कोई सिलेक्टेड आइटम्स है तो उसके लिए अगर शॉर्टकट मेन्यू को डिस्प्ले करना है तो कौन सा शॉर्टकट की या की कॉम्बिनेशन यूज किया जाएगा? Ctrl+F10, Shift+F10, Alt+F12 या फिर Shift+F4। सही आंसर इसका बी होगा, Shift+F10 यूज किया जाता है। बाकी सारे ऑप्शन को भी यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि Shift+F4 है, वो रिपीट करने जो लास्ट फाइंड है उसको रिपीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं Shift+F4। MS वर्ड के बारे में बात किया जा रहा था यहाँ पे। बाकी Ctrl+F10 जो होता है वो मैक्सिमाइज करने के लिए, जो करेंट विंडोज है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए यूज किया जाता है। Alt+F4 जो है से क्लोज करना है वर्ड डॉक्यूमेंट को। अगर वर्ड डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो Alt+F4 प्रेस कर दीजिए, ये आपको वो वर्ड डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। Alt+F12 जो है कस्टमाइज करने के लिए यूज होता है, जो है से लोकल लेआउट को, ठीक ना, यानी लोकल लेआउट को कस्टमाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो समझ गए, कोई अगर सिलेक्टेड आइटम है उसके लिए अगर शॉर्टकट मेन्यू को डिस्प्ले करवाना है तो Shift+F10 शॉर्टकट की दबा सकते हैं। शॉर्टकट कीज को की कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन MS Word 2016 द ऑप्शन पेज फॉर्मेटिंग सच एज मार्जिन, साइज ओरिएंटेशन कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप। यानी कि जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन, जिसमें आपको मार्जिन देखने को मिलेगा, साइज ओरिएंटेशन देखने को मिलेगा, ये सब आपको कहाँ पे मिलेगा? पेज में, डॉक्यूमेंट में, सेक्शन में या फिर पेज सेटअप में। तो आइए इसको देख ही लेते हैं। इसका आंसर ना पेज सेटअप हो जाएगा, देख लीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को ना मेनू देखने को मिलेगा। तो मेनू को जब प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको पेज सेटअप का देखने को मिलेगा ना। तो पेज सेटअप में ही जो है बहुत सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखिए, टेक्स्ट डायरेक्शन है, मार्जिन, ये पूछा गया था क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे पूछा गया था आपको मार्जिन चाहिए, साइज ओरिएंटेशन ये सब चाहिए, ओके ना। तो देख लीजिएगा यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे डायरेक्शन है, मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज है। तो ये सारा चीज़ जो है आपको यही बताएगा, ओके ना, कॉमा लगेगा यहाँ पे, साइज ओरिएंटेशन, ये सारा चीज़ जो है आपको पेज सेटअप में मिलेगा। और पेज सेटअप कहाँ पे मिलेगा? तो पेज सेटअप ऐसे आपको मेन्यू टैब में देखने को मिलेगा। MS वर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, सारी चीज देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे लाइन नंबर्स है, उसके बाद यहाँ पे हाइफिनेशन है, वाटर मार्क है, उसके बाद पेज कलर है, ये सब ऑप्शन भी आपको पेज सेटअप में देखने को मिलेगा। तो इसे थोड़ा रीड कर लीजिएगा, हेडर, फुटर, उसके पेज नंबर सब इसी में आता है मेन्यूज में। तो आंसर इसका पेज सेटअप हो जाएगा। पेज सेटअप में ये सब ऑप्शन, मार्जिन, साइज, ओरिएंटेशन, ये सब आपको मिलेगा, ओके ना। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ था थोड़ा सा MS वर्ड का यूज। MS वर्ड का यूज डायरेक्ट कभी कभी पूछ दिया जाता है कि अगर इनविटेशन कार्ड बनाना है, ठीक है, निमंत्रण पत्र बनाना है, रिज्यूमे बनाना है, उसका डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, राइट्सअप बनाना है, टेम्पलेट क्रिएट करना है, ब्रोशर बनाना है, एप्लीकेशन लिखना है, किसी को कोई फॉर्म्स बनाना है, लेटर्स लिखना है, तो किसका यूज कीजिएगा? तो यहाँ पे MS वर्ड का यूज कीजिएगा। यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक ना, यानी कि वर्ड के बारे में यह काम करेगा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। सारा चीज को डिटेल में डिस्कस कर दिया। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ बूट लोडर फॉर विंडोज 10। विंडोज 10 क्या है? तो विंडोज 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, तो आपको मैं डिस्कस किया था कि जिस तरह से गाड़ी को चलने के लिए रोड चाहिए होता है, ट्रेन को चलने के लिए पहिया चाहिए, मतलब ट्रैक चाहिए होता है, उसी तरह से कोई भी डिवाइस को चलने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का रोड चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना नहीं चल पाएगा, कुछ भी नहीं चल पाएगा, मतलब सिस्टम बूट ही नहीं होगा, आपका कंप्यूटर हो या फिर मोबाइल फोन हो, ऑन ही नहीं होगा। तो आप लोग आगे छोड़ ही दीजिए कि क्या कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए जो यूज किया जाता है ना बूट लोडर,
विंडोज 10 में, वह होता है बूट MGR ना, इसको देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा ना अब डेवलप वर्जन है आपका NTLDR का, तो विंडोज 10 में यही यूज किया जाता है बूट MGR। आप लोग देखे हो कभी कभी ना ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से लोड नहीं होता है या कुछ दिक्कत आ जाता है फोन या लैपटॉप में, तो देखिएगा तो ना बूट स्टेप जो है से लोड होने लगता है, तो अपने आप को फिर रिपेयर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और फिर जो है से कुछ देर बाद चालू होता है। ओके, मेरा तो कभी कभी फोन भी जो है से आधा घंटा 1 घंटा ऐसे हो जाता है कभी कभी। तो यह बूट MGR है, इसका मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसका ना ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, पुनः उसको डलवाना पड़ेगा। तो बूट MGR देख लीजिएगा, विंडोज 10 के लिए यह बूट लोडर है। देख लीजिएगा कोई कंप्यूटर होता है उसमें बूटिंग प्रोसेस तो आप लोग सुने होंगे, वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग होता है। तो कंप्यूटर को ऑन करके ऑफ करने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग बूटिंग, ठीक है। अगर पहले से ऑन है, ठीक है, और उसको ऑफ करके ऑन करना है तो वो वार्म बूटिंग हो गया, और अगर बंद कंप्यूटर को ऑन करना है तो उसको हम लोग कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। तो दोनों तरह का बूटिंग को याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे बूटिंग कैसे होता है देखिएगा, जैसे आप लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वहाँ पे बायोस जो है परफॉर्म करता है पोस्ट, ठीक है। चलिए, तो बायोस मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो उसको सारा चेक करके वह जैसे पोस्ट करता है। पोस्ट का भी फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। तो सेल्फ टेस्ट करके वहाँ, ठीक है ना, पावर ऑन होने के बाद वह सेल्फ टेस्ट करता है। उसके बाद क्या होता है कि डिस्क से जहाँ भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो जहाँ पे उसका लोकेशन है, डिस्क से लेकर जो कि डिस्क ही होता है, रैम में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। तो यही सारा बूटिंग होता है। तो कंप्यूटर जब ऑन कीजिएगा ना तो तुरंत ही आप कुछ काम नहीं कर पाइएगा, क्योंकि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है रैम में, क्योंकि नॉर्मल जो आप लोग काम करते हैं वो सारा डेटा तो रैम में ही रहता है। तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है, तो कुछ समय के पश्चात आप लोग उसका यूज करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारा पूरा प्रोसेस होता है। ओके, तो याद रखिएगा, ये था आपका डिटेल में डिस्कस कर दिया कि किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम में ही सिस्टम है, ध्यान रखिएगा। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वह सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, ध्यान रखिएगा। और जितना भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के नहीं चले पाएगा, यानी कि एप्लीकेशन को चलने के लिए जो है से आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है ना, उसके बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चल पाएगा। सिंपल से एग्जाम्पल है, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो जाएगा तो आप लोग कुछ भी नहीं यूज कर पाइएगा, ठीक है। स्नैपचैट हो और उसके बाद कोई भी चीज़ हो, और क्या क्या होता है, यूट्यूब हो, कुछ भी यूज कर ही नहीं पाइएगा। तो मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल टू, ऐसे फर्स्ट टाइम मेरे से ना स्नैपचैट निकल गया, लेकिन मैं स्नैपचैट यूज नहीं करता, ऐसा फालतू चीज़ से बहुत दूर रहता हूँ, ओके ना। द मोस्ट कॉमन, आप लोग की दूर रही है, द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल टू चैट ऑन इंटरनेट, चैट से चैट आ गया, जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रोटोकॉल है चैट करने के लिए इंटरनेट पर, वो प्रोटोकॉल कौन सा है? HLR, IRC, H.323 या फिर SIP? सही आंसर इसका IRC हो जाएगा। तो IRC जो है सबसे कॉमन प्रोटोकॉल है इंटरनेट पर जब चैटिंग किया जाता है तब, जैसे फेसबुक पर आप लोग चैटिंग करते हैं ना इंटरनेट पर, तो देख लीजिएगा इसका फुल फॉर्म होता है IRC का, इंटरनेट रिले चैट ना। तो इंटरनेट रिले जो चैट होता है एक नेटवर्क होता है इंटरनेट सर्वर पर, जो क्या करता है, दैट यूज अ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल थ्रू विच इंडिविजुअल्स कैन होल्ड रियल टाइम ऑनलाइन कन्वर्सेशन वाया पीसीज एंड अदर डिवाइसेस। यानी कि पीसीज मतलब पर्सनल कंप्यूटर, फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर किनको कहा जाता है, जरा बताइए, देखते हैं किसको इसको याद है। तो पीसीज का या फिर अदर डिवाइसेस यानी कि मोबाइल, इस सब का यूज करके आप लोग जो है रियल टाइम में जो है बात कर सकते हैं, यानी कि जो है कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो IRC यूज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट कॉमन जो है यूज प्रोटोकॉल है इंटरनेट पर, ठीक है। इंटरनेट दो शब्द से बना है, इंटरनेशनल प्लस नेटवर्क। इंटरनेट, फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? तो डॉक्टर विंडसर्फ ना, ध्यान रखिएगा। भारत में इंटरनेट जो है 1995 में आया था ना, देख लीजिएगा, इंटरनेट सर्विस। डिटेल में हो गया। विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द MS वर्ड सॉफ्टवेयर? MS वर्ड जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में बोला जा रहा है कि इसको कौन जो है अच्छी तरह से व्याख्या करता है। यह एक वर्ड प्रोसेसर है, दूसरा बात है कि एक फर्मवेयर है, उसके बाद बोला कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और इट इज अ GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कुछ समय पहले मैं क्या बोला था कि जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह सारा तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। तो ये तो ऑप्शन, यहाँ पे भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दो ऑप्शन सिमिलर है, तो दोनों होगा, दोनों तो हो नहीं सकता है, तो दोनों काट दीजिए। इस तरह से आप दिमाग लगा सकते हैं। क्या बोला मैम कि यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बोला था ना कि सॉरी ये नहीं बोला, ये ऑप्शन में बोला कि यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मैं बोला था कि जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो दोनों सिस्टम ही सॉफ्टवेयर है, तो दोनों तो आंसर हो नहीं सकता है, इसका मतलब दोनों नहीं होगा। तो दोनों ऑप्शन गया काम से। नेक्स्ट है फर्मवेयर। तो कुछ फर्मवेयर तरह से नहीं है, ये नुकसान तो पहुंचाता नहीं है किसी को, कंप्यूटर को या फिर लैपटॉप को। यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, यही इसको बेस्ट डिस्क्राइब करता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मतलब वर्ड के साथ काम कर सकते हैं, रिज्यूमे बनाना है, ओके ना, वर्ड डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना है,
उसके बाद इनविटेशन कार्ड बनाना है, ब्रोशर, बहुत सारी चीज़ बताया था ना, तो उससे में यूज किया जाता है। तो ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखिएगा। दूसरा बात है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए कोई भी एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर बोला जाता है, और ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम बोला जाता है। यानी इंस्ट्रक्शन से प्रोग्राम बना, प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर बना। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉरी, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर का आविष्कार किसने किया था, तो ये था डब्ल्यू ट्यूके ना, सॉरी, सॉफ्टवेयर सब दिया गया था डब्ल्यू ट्यूके के द्वारा, आविष्कार नहीं, ये तो बहुत को मतलब सब कोई बना सकता है सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर वर्ड दिया गया था डब्ल्यू ट्यूके के द्वारा, कंप्यूटर में याद रखिएगा। आंसर इसका ही है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। देख लीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से ना, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कौन कौन आ सकता है, तो एमएस वर्ड है, वर्ड पैड है, उसके बाद नोट पैड है। ये सब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आता है, यानी कि लिखने उखने के लिए यूज किया जाता है। ये सब नॉर्मल सेंस में आप लोग ध्यान रखिएगा। डेटाबेस जो है सॉफ्टवेयर है, जैसे ओरेकल है, उसके बाद एमएस एक्सेस है, ईटीसी, ये सब डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। दूसरा बात है प्रेजेंटिंग सॉफ्टवेयर, जो लेक्चर आप देख रहे हैं, यह एक प्रेजेंटिंग सॉफ्टवेयर यानी कि एमएस पावर पॉइंट में बनाया गया है, और कीनोट्स भी इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है, आपको रियल प्लेयर है, मीडिया प्लेयर है, ऐसा मतलब किसी वीडियो सबको प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। और एप्लीकेशन सूट क्या है, तो ओपन ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये सब जो है से एप्लीकेशन सूट्स का एग्जांपल है। तो ये सब कुछ याद रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। आंसर इसका ये हो जाएगा, बेस्ट डिस्क्राइब कर दिया। देख लीजिएगा, यहाँ पे कोई ऑप्शन था ना एक, कि यह ग्राफिकल यूजर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, आइए इसको देख लेते हैं। तो देखिएगा आजकल यहाँ पे बोला गया है कि सम पॉपुलर मॉडर्न ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एग्जांपल इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो ये भी एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, फुल फॉर्म देख लीजिएगा। इसमें अंतर ये होता है कि हम लोग आइकन का यूज करके, आप लोग देखिएगा, तो इसमें अगर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना है तो सीधे कोई आइकन होता है, उस पर माउस आप लोग मतलब सॉरी कर्सर ले जाते हैं और माउस क्लिक कर देते हैं, ओपन हो जाता है। तो यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, आसान होता है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में ना आपको पूरा एकदम कोडिंग आना चाहिए, टाइप करके आपको कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, ओके ना, तो इसको ध्यान रखिएगा, ओके। तो एमएस विंडोज हो गया, मैक ओएस हो गया, उबंटू हो गया, यूनिटी, उसके बाद जीनोम सेल लिखा हुआ है, और बहुत सारा देख लीजिएगा। यहाँ पे एंड्रॉयड भी चलता है, एप्पल का iOS है, ब्लैकबेरी ओएस है, विंडोज 10 मोबाइल के लिए आया है, पाम ओएस है, वेब, उसके बाद फायरफॉक्स ओएस है, ये सब जो है से चलता है। तो ये सब जो है से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का ही एग्जांपल है। मोबाइल में भी बहुत सारा आइकन आपका होता है, जैसे कि मोबाइल का आप लोग जो होता है देखे होंगे, मोबाइल होता है, तो इस तरह का अगर जो पेज होता है उसमें बहुत सारा आइकन होता है, तो जिस आइकन पर आप लोग क्लिक करते हैं आराम से ओपन हो जाता है, ओके। तो इसी को आप बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि आइकन का यूज करके इंटरेक्ट करना कंप्यूटर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन कीज कैन बी यूज टू एडिट अ सेल इन एमएस एक्सेल वर्कशीट। तो एमएस एक्सेल वर्कशीट में बोला जा रहा है कि अगर एडिट करना है किसी सेल को, तो कौन सा जो है फंक्शन की यूज किया जाएगा। टोटल फंक्शन कीज 12 होते हैं ना, F1 से लेकर F12 तक, ओके। तो 12 फंक्शन कीज होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें F2 यूज किया जाता है, अगर सेल को एडिट करना है तो F2 यूज किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। वर्कशीट क्या होता है, एमएस एक्सेल का जो पेज होता है, जिस तरह से जो आप स्लाइड देख रहे हैं, इस तरह से आगे बढ़ा रहा हूँ, इस तरह से एक पेज हुआ, दूसरा पेज, तीसरा पेज, इस तरह से आप देख रहे हैं। तो इस पेज को ना एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड बोला जाता है। उसी तरह से जो पेज होता है एमएस एक्सेल का, जो कि आपको एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो उसके पेज को वर्कशीट कहा जाता है, ओके, कोई डाउट नहीं होगा। तो उसी में देखिएगा एक सेट में अगर सेल इस तरह देखे होंगे ना, डिब्बा जैसा ऐसा होता है, इस तरह का डिब्बा, तो इसमें कोई पार्ट चीज है उसको एडिट करना है, उसके लिए शॉर्टकट की बताया जा रहा है कि F2 होता है, ठीक है, शॉर्टकट की नहीं, फंक्शन की। बाकी इतना सारा शॉर्टकट कीज डाला हुआ है, ओके। तो आइए देख लेते हैं। तो F2 जो है से एडिट सेल्स के लिए, F4 जो है से एंकर सेल्स के लिए, स्पेल चेक के लिए F7, F11 क्या करेगा, आपको बार जनरेट बार ग्राफ फ्रॉम द वैल्यूज इंटर्ड। इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर कोई वैल्यू है तो उसका यह बार ग्राफ बना देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यूज इसका। उसका F12 जो है से सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा, शिफ्ट प्लस F2 दबाइएगा तो एक कमेंट को ऐड कर देगा। शिफ्ट प्लस F10 क्या करेगा, एक जो है से एक सिलेक्शन को जो है से ऐड कर देगा। शिफ्ट प्लस F10 जो है से राइट क्लिक को देगा आपको। शिफ्ट प्लस F11 है से न्यू वर्कशीट को ऐड कर देगा। ये वाला याद रखिएगा कि अगर नया वर्कशीट को ऐड करना है तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, शिफ्ट प्लस F11 दबाया जाता है।
उसके बाद कंट्रोल प्लस F2 है कि स्विच टू प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि प्रिंट करने के बाद डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा उसके लिए यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस F2। F3 किसी सेल का नाम देना है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F9 ऐसे मिनिमाइज करना है वर्कबुक विंडोज को। कंट्रोल प्लस N जो है न्यू वर्कबुक क्रिएट करने के लिए। उसके बाद कंट्रोल प्लस W जो है क्लोज करता है, ध्यान रखिएगा कंट्रोल प्लस W से वर्कबुक क्लोज हो जाएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। अल्ट प्लस N ओपन जो है इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट टैब के लिए, और अल्ट प्लस H गो टू होम टैब। तो अल्ट प्लस H जो है सो होम टैब में जाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये सारा चीज़ हो गया, शॉर्टकट कीज डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो MS एक्सेल से रिलेटेड है, ठीक है। यह एक डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है ना, ध्यान रखिएगा यह एक डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। चार्ट बनाना है आपको, पाई चार्ट बनाना है, टेबल बनाना है, ग्राफ्स बनाना है, तो ये सब के लिए यूज किया जाता है। ओके, इन MS Excel a workbook must contain at least dash worksheets 1 2 3 4। इसमें बोला गया है कि एक वर्कबुक है अगर खोले हैं उसमें तो उसमें कम से कम कितना वर्कशीट होगा, ठीक है ना, 1 2 3 या 4, तो कितना कम से कम हो सकता है, तो कम से कम 1 तक हो सकता है ना, 1 से कम नहीं हो सकता है, तो कम से कम 1 तो रहता है। आप लोग खोले हुए होंगे कोई डॉक्यूमेंट तो कम से कम 1 पेज रहता है, बहुत सारा होता है, MS पावरपॉइंट में भी 1 पेज कम से कम रहता है, वर्ड में भी 1 पेज रहता है, तो कम से कम 1 पेज तो रहेगा। तो उसी तरह से एक्सेल में भी कम से कम 1 पेज रहता है, और एज पर योर यूज यू कैन ऐड मेनी पेजेस और मोर पेजेस, तो बहुत सारा आप लोग पेज ऐड कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो आंसर इसका ए हो जाएगा ना, तो 1 होगा मिनिमम। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक्सेल 2010 में देखिएगा तो इसमें बस बहुत सारा इसका ना जो है से कॉलम और रोज होता है, वो तो हो गया। हाँ, एक्सेल में देख लीजिएगा 2010 में कि इसमें रोज और कॉलम बहुत ज़्यादा होता है। जैसे देखिएगा तो कॉलम संख्या 16,384 होता है, और रोज की संख्या यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा, 1,48,576 हो जाएगा ना। तो इतना रो हो सकता है, इतना कॉलम हो सकता है एक्सेल में, तो चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी एटलीस्ट एक जो है से वर्कशीट हो सकता है, बाकी यू कैन ऐड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन और ऑप्शंस इज और आर ट्रू इन MS वर्ड और टेक्स्ट कैन नोट बी बोथ इटैलिक एंड बोल्ड। बोला जा रहा है कि एक टेक्स्ट जो है सिर्फ बोल्ड और इटैलिक नहीं हो सकता है। दूसरा है इन MS वर्ड और टेक्स्ट कैन नोट हैव फॉन्ट साइज लेस देन 8। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें पूछा गया कौन ऑप्शन ट्रू नहीं है। तो देखिए ए स्टेटमेंट जो है क्या है, MS वर्ड में टेक्स्ट जो है ऐसे इटैलिक क्या होता है, तो ऐसे इटैलिक लिखिएगा, ठीक ना। तो इटैलिक थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा जाता है। बोल्ड कहने का मतलब ना, बोल्ड जब कीजिएगा तो थोड़ा सा डार्क दिखेगा, तो डार्क भी किया जा सकता है भाई, डार्क भी किया जा सकता है और इटैलिक भी किया जा सकता है, दोनों किया जा सकता है। इटैलिक भी लिख सकते हैं और डार्क भी लिख सकते हैं, दोनों लिखा जा सकता है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल जो है से गलत है, तो यह कैन नोट भी, तो यह गलत हो गया। दूसरा बात है कि इसमें फ़ॉन्ट साइज 8 से कम नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो ये भी गलत हो गया। तो नाइदर वन नॉट टू मारिएगा तो भी आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया कि कौन ट्रू नहीं है, तो दोनों के दोनों ट्रू नहीं है। ओके, एक बार कंफ्यूज कर जाइएगा आप लोग, ऑप्शन को ध्यान से टिक कीजिएगा ना, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो आंसर इसका ए हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत था, तो पूछा गया था कौन ट्रू है, तो दोनों में से कोई सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोनों हो सकता है, इटैलिक हो सकता है, बोल्ड हो सकता है। इटैलिक जो होता है सिर्फ फ़ॉन्ट स्टाइल है, ध्यान दीजिएगा ये एक फ़ॉन्ट स्टाइल है, इटैलिक होता है, रेगुलर होता है, ओके ना, कैलिबरी होता है, अलग अलग तरह से होता है। और बोल्ड में तो देखिएगा कि साइज है उसका, नॉर्मल बोल्ड कीजिएगा तो थोड़ा सा मोटा दिखने लगता है, तो ये होता है। बाकी इसका फ़ॉन्ट जो साइज है वो 1 से कितना बड़ा या छोटा करना है वो फ़ॉन्ट साइज होता है, तो उसको जो है से 1 तक हो सकता है ना, 1 तक हो सकता है, बहुत सारा इसका होता है। देखिएगा तो 1 से लेकर आपको 1638 तक आप लोग जैसे साइज कर सकते हैं। बट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग जब एप्लीकेशन अपना खोलिएगा, जो पावर पॉइंट एक होगा, एक्सेल ये सब, या फिर जो वर्ड होगा, तो उसमें जो है से जो फॉर्मेटिंग बार है उसमें 8 से लेकर 72 तक ही दिया रहता है, उससे ज़्यादा आप लोग नहीं कर सकते हैं, फिर दूसरा प्रोसेस करना पड़ेगा अगर उससे ज़्यादा करना है तो। यानी कि फॉर्मेटिंग बार में 8 से लेकर 72 तक ही होता है, फॉर्मेटिंग बार इस तरह से होता है ना। तो यहाँ पे आप लोग देखिए वर्किंग एरिया है, इधर मार्जिन आप लोग छोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो है यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो फॉर्मेटिंग बार है यहाँ पे देख सकते हैं 8 से लेकर यहाँ पे अंतिम 72 तक है, यानी 8 से लेकर 72 तक ही फॉर्मेटिंग बार में अवेलेबल होता है फॉन्ट साइज। बाकी आप लोग को दूसरा तरीका से करना पड़ेगा। ओके, तो इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर बोथ 1 एंड 2 हो जाएगा। तो क्लियर होगा, आई होप कि कोई डाउट इसमें नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो
यहाँ पे जो सपोर्ट करता है एमएस वर्ड, जो टेक्स्ट साइज वो 1 से लेकर 1638 तक कर सकता है, ठीक ना। सपोर्टेड टेक्स्ट इतना तक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ना आप लोग रीड कर लीजिएगा, शॉर्टकट कीज डाला हुआ है, ओके ना। इटैलिक करने के लिए Ctrl+I और बोल्ड करने के लिए यहाँ पे Ctrl+B होता है। डायरेक्ट भी बोल्ड कर सकते हैं ना, वहाँ पे आपने जिस तरह से फॉर्मेटिंग बार दिखाया था, तो वहाँ पे जो है डायरेक्ट आपको बोल्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उसको बोल्ड कर सकते हैं। बी लिखा रहता है बोल्ड के लिए ऑप्शन, वहाँ पे लेटर बी, यानी कि वो बोल्ड को डिनोट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पैराग्राफ अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड, राइट, टॉप, लेफ्ट या फिर जस्टिफाई। तो यहाँ वहाँ पे जब क्वेश्चन शुरू में पूछा था तो डिस्कस किया था कि अलाइनमेंट क्या होता है। तो अलाइनमेंट के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपको देना था। तो आइए डिटेल में देख लेते हैं कि अलाइनमेंट होता क्या है। अगर कोई चीज़ आप लोग टाइप कर रहे हैं तो उस टाइप जब कर रहे हैं तो पैराग्राफ में वर्ड किस तरह से जो है आपका पेज पे दिख रहा है, उसी को अलाइनमेंट कहा जाता है। जैसे कि नॉर्मल समझिएगा, अगर लेफ्ट अलाइनमेंट अगर करते हैं तो लेफ्ट वाला बॉर्डर को, वर्ड जो है लेफ्ट वाले बॉर्डर को पकड़कर चलेगा। अगर कोई वर्ड बड़ा हो गया, ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा हो गया, इतना बड़ा वर्ड लिख दिया तो यहाँ पे नहीं हटाना, तो इसको जो है निचला वाला में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है नहीं जाएगा। तो इस तरह से काम होता है, यानी कि हमेशा यह लेफ्ट बॉर्डर को पकड़कर चलेगा। लेफ्ट अलाइनमेंट देख सकते हैं। उसके बाद राइट अलाइनमेंट में जस्ट इसका उसी तरह का है, या राइट बॉर्डर को पकड़कर चलेगा। उसके बाद सेंटर अलाइनमेंट में क्या होता है कि सेंटर अलाइनमेंट में सारा चीज आपको मिडिल में देखने को मिलेगा, यानी कि बीच में देखने को मिलेगा, एकदम मिडिल में होगा। अगर छोटा सा लेटर रहेगा, ओके, तो एकदम आपको सबको मिडिल में देखने को मिलेगा, कोई जो है एकदम सटा हुआ नहीं मिलेगा बीच में। और जस्टिफाई क्या होगा, जस्टिफाई में हर एक चीज आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, यानी कि लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर दोनों को जैसे पकड़ कर वह चलेगा, तो इसको बोलते हैं आपको जस्टिफाई, ओके। तो यही 4 तरह का अलाइनमेंट होता है, ओके। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, वैलिड अलाइनमेंट कौन सा नहीं है, तो लेफ्ट राइट होता है, एक सेंटर होता है, एक जस्टिफाई होता है। टॉप अलाइनमेंट जैसा कोई चीज नहीं होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पूछा गया था कौन इसमें अलाइनमेंट नहीं है, तो टॉप अलाइनमेंट नहीं होता है। बाकी सारा अलाइनमेंट तो आपने देख लिया। इसका शॉर्टकट कीज भी आप लोग याद रखिएगा कि डायरेक्ट जो है कैसे आप लोग यह अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो अगर सेंटर अलाइनमेंट करना है कोई पैराग्राफ को, तो Ctrl+E दबाना है, Ctrl+C नहीं दबाना है, Ctrl+C से तो कॉपी होता है। सेंटर अलाइनमेंट के लिए आपको Ctrl+E दबाना होगा। दूसरी बात है कि अगर किसी को सेंटर करना है पैराग्राफ को, तो पहले उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा ना, Ctrl+A करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे पैराग्राफ को, सेंटेंस को कैसे सेलेक्ट करना है एमएस वर्ड में, उसका भी आज क्लास है, तो वहाँ पे बताऊंगा। फॉर द टाइमिंग याद रखिएगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद शॉर्टकट की आप लोग यूज करना है। जस्टिफाई करना है तो ईजी है, जे हो जाएगा, लेफ्ट अलाइनमेंट L और राइट अलाइनमेंट R, तो तीनों के तीनों तो ईजी है, जो नाम में है वही आपको शॉर्टकट कीज भी यूज करना है। सेंटर वाला को याद रखिए Ctrl+E होता है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा कि Ctrl+C होता है। आई होप कि ये चीज समझ में आ चुका होगा। टाइप ऑफ अलाइनमेंट, इस तरह को वर्ड्स को देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि अलाइनमेंट किस तरह से जो है वर्ड्स होते हैं डॉक्यूमेंट में, उसी को अलाइनमेंट कहा जाता है। तो अब क्लास इंपॉर्टेंट लग रहा है कि झूठ बोला था शुरू में। Which of the following displays both the name of the application and the name of the spreadsheet in MS Excel? कौन है वह, कौन जो कि दिखाता है, क्या दिखाता है, आपको जो स्प्रेडशीट है उसका भी नाम दिखाएगा और एप्लीकेशन का भी नाम दिखाएगा। कौन है वह, तो वह है आपका टाइटल बार, टूल बार, टास्क बार या फिर मेन्यू बार। टाइटल बार इसका आंसर हो जाएगा। टाइटल ही होता है ना, टाइटल में सब चीज़ होता है, ओके ना, टाइटल में सब कुछ होता है। देख लीजिएगा यहीं पे आपका टाइटल बार है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बुक 1। तो बुक 1 क्या हुआ, बुक 1 ये स्प्रेडशीट का नाम हुआ। क्या पूछा था क्वेश्चन में आपसे, देखिए यहाँ पूछा गया था नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड नेम ऑफ द स्प्रेडशीट। तो नेम ऑफ द स्प्रेडशीट क्या हो गया, इसका नाम है बुक 1, और नेम ऑफ द एप्लीकेशन क्या नाम है इसका, तो यहाँ पे एक्सेल लिखा हुआ है, ठीक ना। तो एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ही, तो एक्सेल का भी नाम हो गया यहाँ पे और बुक 1 का भी नाम हो गया। तो दोनों को दिखाएगा कौन, तो होता है टाइटल बार, ओके। तो इसको टाइटल बार बोला जाता है, ओके। टास्क बार नीचे होता है ना, जो लैपटॉप आपका होता है, तो वर्तमान में क्या क्या काम कर रहे हैं, कौन सा एप्लीकेशन ओपन है, वह सारा डिटेल जो है आपको टास्क बार देखेगा। डेट टाइम ऐसा भी टास्क बार में ही दिखता है, लेकिन टास्क बार कोई फिक्स नहीं है, आप लोग ऊपर भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट सगरों किया जा सकता है। थोड़ा सा मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो थोड़ा बहुत देहाती टच निकल जाता है, ओके, सॉरी फॉर दैट। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज टू चेंज द विड्थ ऑफ द कॉलम इन अ टेबल इन MS वर्ड।
हाँ नहीं, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर कोई कॉलम है ना, तो इस कॉलम को आपको विड्थ जो है से चेंज करना है, यानी इतना है तो आपको विड्थ को बड़ा कर देना है या विड्थ को और छोटा कर देना है। तो किसका यूज कीजिएगा आप लोग? इंसर्ट का, ट्रांसलेट का, उसके बाद डिफाइन का या फिर टेबल प्रॉपर्टी का। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। टेबल प्रॉपर्टीज में जो है से विड्थ को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है कि एमएस यहाँ पे वर्ड है, उसमें जो है से कोई अगर टेबल है, टेबल बना सकते हैं, तो उसका विड्थ को आप लोग को चेंज करना है, तो वह कहाँ से कर सकते हैं? तो वह टेबल प्रॉपर्टीज नाम का चीज़ मिलेगा, तो उसमें आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देख लीजिएगा, जैसे ही उस कॉलम को सेलेक्ट कीजिएगा ना, तो आपके पास जो है से दो टैब खुलेगा। एक का नाम होगा टेबल डिजाइन और एक होगा लेआउट। ठीक है, तो जो है से आपको लेआउट टैब में जो है से एक रिबन देखने को मिलेगा, वहीं से आपको जो है से प्रॉपर्टीज ऑप्शन मिलेगा, ये वाला टेबल प्रॉपर्टीज। तो वहां से जाके इस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अलग अलग, और टेबल प्रॉपर्टी में एक टेबल है, उसके बाद आपको रो है, कॉलम है। ठीक है, तो यही कॉलम जब सेलेक्ट कीजिएगा ना, तो आपको जैसे कितना विड्थ करना है आराम से इसको कर सकते हैं। चलिए ओके, तो समझ गए, टेबल प्रॉपर्टीज में यह होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट इज यूज्ड टू सिलेक्ट अ सेंटेंस इन अ पैराग्राफ इन एमएस वर्ड। चलिए, अगर कोई सेंटेंस को आपको सिलेक्ट करना है किसी पैराग्राफ का, अब देखिए कोई सेंटेंस होगा तो दो फुल स्टॉप से तो सेपरेट होगा, ऑब्वियसली बात है, सेंटेंस मतलब फुल स्टॉप से तो होगा ही, ओके ना। तो अगर एक सेंटेंस को सिलेक्ट करना है तो आप लोग को कंट्रोल दबाने के बाद ना, आंसर इसका सी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन सेंटेंस टू सेलेक्ट इट। करने का मतलब ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि यहाँ पे कंट्रोल को होल्ड करना है ना, कंट्रोल बटन दबा के छोड़ नहीं देना है, कंट्रोल दबाए रहना है आपको, ओके ना, प्रेस किए हुए रहना है आपको। दूसरा बात है, कहीं पे भी जो है सेंटेंस है ना, तो ये सेंटेंस अगर कुछ लिखा हुआ है तो इसके बीच में कहीं भी एक बार आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने का मतलब नॉर्मली लेफ्ट क्लिक होता है, जब तक राइट क्लिक नहीं बोले, नॉर्मली क्लिक बोलता है तो समझिए कि लेफ्ट क्लिक के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, और डबल क्लिक बोलेगा तो इसका मतलब होता है कि लेफ्ट बटन को दो बार, माउस के लेफ्ट बटन को दो बार क्लिक करना। ट्रिपल क्लिक भी होता है। ओके, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। होल्ड करना है, कंट्रोल करके होल्ड करना है, उसके बाद किसी एक सेंटेंस है उसके बीच में कहीं भी एक बार आपको क्लिक कर देना है, वह पूरा जो है सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अप्लाई करके देख लीजिएगा, विश्वास नहीं हो तो। अब यहाँ पे शुद्ध हिंदी में लिख दिया हूँ, तीन चीज यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले वर्तमान शब्द का, अगर किसी वर्ड का आपको चयन करना है, किसी एक सेंटेंस है उसमें कोई वर्ड है, यानी कि अगर मान लेते हैं कि एक सेंटेंस है उसमें सिर्फ जो है से पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, तो मेरा कर्सर यहाँ पे है, कर्सर यहाँ पे है, बस आपको जो है से डबल क्लिक कर देना है। ठीक ना, डबल क्लिक मतलब लेफ्ट बटन को दो बार दबा देना है, यह वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा बात है, दूसरा बात, अगर किसी पैराग्राफ को चयन करना है, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी पैराग्राफ को चयन करना है, पूरा पैराग्राफ को, पूरा अगर यहाँ पूरा लिखा हुआ है तो पूरा पैराग्राफ को चयन करना है, तो बीच में कहीं भी ट्रिपल क्लिक आपको दबा देना है, वो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक वाक्य, न केवल एक पंक्ति, केवल एक पंक्ति नहीं, पूरा एक वाक्य हो सकता है, क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, वाक्य जो होता है, जैसे इस वाक्य को देखिएगा तो ये दो लाइन में चला गया, एक लाइन यहाँ से एक लाइन यहाँ से, तो कभी भी डॉक्यूमेंट में भी इस तरह से हो सकता है कि एक सेंटेंस दो लाइन में चला जाए। तो अगर पूरा वाक्य को जो है सिलेक्ट करना है तो ध्यान दीजिएगा, एक पंक्ति नहीं, पूरा वाक्य चयन करने के लिए कंट्रोल तो आपको दबाए रखना है, और वाक्य में यहाँ 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 कहीं भी, जैसे कि डिस्कस किया था जो कि आंसर भी था, कहीं भी आप लोग एक बार क्लिक कर दीजिए, वह सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपको वर्ड को कैसे सिलेक्ट करना है, उसका सेंटेंस को कैसे सेलेक्ट करना है, और पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, तीनों याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ओके ना, चलिए एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ। सिंगल क्लिक किसी वर्ड पर कीजिएगा तो, सॉरी, डबल क्लिक किसी वर्ड पर कीजिएगा तो वह सिर्फ और सिर्फ वर्ड, यानी कि एक शब्द है, ऐसे सिलेक्ट होगा। किसी एक पैराग्राफ के बीच में कहीं भी 3 बार क्लिक कर दीजिएगा तो वह पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। और किसी एक सेंटेंस के बीच में कहीं भी जो ऐसे कंट्रोल को दबाए रखना है, आपको होल्ड करना है, और उसके बाद कहीं भी जो है एक बार क्लिक कर देना है, पूरा जो है सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा, चाहे वह एक लाइन में हो या फिर 2 लाइन में। आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है, व्हाट इज गटर मार्जिन। अब गटर मार्जिन को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आइए पहले मैं क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करूंगा, पहले एक टॉपिक आपसे डिस्कस करता हूं, मतलब यहाँ पे कुछ समझाता हूं। आप लोग नॉर्मली किताब पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि जब पेज को ना बाइंड किया जाता है, यहाँ पे ये वाला पेज होता है, ये वाला पेज होता है, तो इतना से इतना दूर जो है बाइंडिंग किया हुआ रहता है, यानी कि ये वाला हिस्सा क्या होता है, बाइंडिंग रहता है, यानी कि ये तो दिखेगा नहीं आपको, ओके ना, यहाँ पे दिखता है, क्योंकि यहाँ पे जो है पेज के अंदर चला जाता है, इसको पिनअप कर दिया जाए या फिर अगर इसको सील दिया जाता है, गोंद लगा दिया जाता है, तो ये वाला इनविजिबल हो जाता है, यानी कि आपको दिखता नहीं है।
तो इसी को जो है बाइंडिंग करना बोलते हैं, ठीक है ना, समझ लीजिएगा। तो ये बाइंडिंग होता है। तो हम लोग ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि जो यहाँ पे वर्ड यहाँ पे देखिए इतना सारा जो टेक्स्ट इधर लिखा हुआ है ये सब हाइड नहीं हो। अगर यहाँ से लिखना शुरू कर दें तो क्या होगा, जब बाइंडिंग करेंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये जो है बाइंडिंग में चला जाएगा। तो ये जो टेक्स्ट है यहाँ तक आप लिख के रखें यहाँ तक, वो सारा हाइड हो जाएगा। तो उसके लिए जो है क्या किया जाता है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ा जाता है ना, ध्यान दीजिएगा, जिसको आप लोग मार्जिन बोलते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन को आपको पढ़ते हैं कि व्हाट इज गटर मार्जिन। तो गटर मार्जिन क्या होता है, तो इसका आंसर देख लीजिएगा, हो जाएगा मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। हमेशा देखिए बोला गया है लेफ्ट साइड में छोड़ना है, राइट साइड में छोड़ना है, ओके ना, राइट में बोला है, ओके ना, आउटसाइड छोड़ना है, कहीं भी इस तरह से नहीं हो सकता है। हमेशा याद रखिएगा जो बाइंडिंग एरिया होता है वहीं पे जो है इसको छोड़ना रहता है। और बाइंडिंग लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा पहला पेज या लेफ्ट है ना, ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा पहला पेज जो है लेफ्ट में पढ़ रहा है, लेफ्ट पेज वाला पेज है, तो यह जो है राइट साइड में इसका जो है मार्जिन छोड़ना पड़ेगा और सेकेंड में लेफ्ट साइड में छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से कंटिन्यूअस चला जाएगा। फिर यहाँ पे बाइंडिंग यहाँ पे नहीं छोड़ना होगा, फिर अगला पेज में इसी तरह से चलता जाएगा। और बाइंडिंग इसलिए छोड़ा जाता है ताकि टेक्स्ट हाइड ना हो। समझ लीजिएगा ध्यान से, अगर यहाँ पे मार्जिन नहीं छोड़ा जाएगा इतना, तो जब इसको रैप कीजिए मतलब इसमें को जब बाइंड कीजिएगा तो सारा टेक्स्ट जो है अंदर चला जाएगा, तो कैसे पढ़िएगा, तो उसी को गटर मार्जिन बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा बाइंडिंग साइड में जो मार्जिन छोड़ा जाता है वो गटर मार्जिन कहा जाता है। बाइंडिंग कैसे किया जाता है डिटेल में आपको समझा दिया, समझ लीजिएगा। दूसरा बात है, अगर आपको इस तरह का मार्जिन करना है तो उसके लिए शॉर्टकट कीज क्या है, तो सबसे पहले तो आपको एक पेज लेआउट का टैब मिलेगा ना, पेज लेआउट देखिएगा, तो पेज लेआउट आपको टैब मिलेगा। तो पेज लेआउट में पेज सेटअप आएगा, तो पेज सेटअप में ही आपको जो है इस तरह का आप लोग काम कर सकते हैं कि किधर जो है मार्जिन छोड़ना है, ठीक है। तो गटर मार्जिन आई होप कि समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगा तो बताइएगा, फिर से इसको क्लियर कर लेंगे। बस ज़्यादा कुछ नहीं है ना, बस जहाँ पे आपको बाइंडिंग करना है उस वाले एरिया में मार्जिन छोड़ना रहता है, ताकि जो है आप लोग जब इसको बुक को जो है गोंद से चिपकाया या फिर सिला भी जाता है, ओके ना, पिन लगाया जाता है, तो वह जो टेक्स्ट है वह छिपे नहीं, उसी को गटर मार्जिन कहा जाता है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट इन नंबर्स इन एक्सेल वर्कशीट। तो जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है नंबर का एक्सेल में वर्कशीट में, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ना, नंबर का पूछा गया था, वहाँ पे मैं वर्ड्स का पूछा था, यहाँ पे नंबर का है। तो ये देख लेते हैं, देख लीजिए एक्सेल में दो चीज़ दिख रहा है, ये क्या है, ये वर्ड है ना, और ये जो है नंबर है। आपको अलाइनमेंट बताया था ना, ये वाला लेफ्ट बॉर्डर को पकड़ के चल रहा है तो लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, ये वाला राइट बॉर्डर को पकड़ कर चल रहा है तो राइट अलाइनमेंट हो गया। तो आराम से समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो नंबर होता है वो हमेशा राइट अलाइनमेंट होता है, और जो टेक्स्ट होता है यानी कि जो वर्ड होता है वह जो होता है लेफ्ट अलाइनमेंट में होता है, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग आराम से इस डायग्राम में देखिए, सॉरी इमेज में देखिए, और समझ सकते हैं कि किस तरह से अलाइनमेंट होता है। तो मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं, यह क्या हो जाएगा, नंबर पूछा गया था और नंबर यहाँ पे राइट में है, तो क्या हो जाएगा, आपको राइट अलाइनमेंट लगा देना है। मैं आपसे पूछा था कि वर्ड्स का अलाइनमेंट किस तरह से होगा, तो वो हमेशा लेफ्ट अलाइनमेंट में होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कोई वर्ड लिखा गया है, वह लेफ्ट बॉर्डर को पकड़कर चल रहा है, ठीक ना। और इसी को सेल कहा जाता है, छोटा छोटा जो कंपार्टमेंट डिब्बा दिख रहा है उसी को। ग्रुप ऑफ सेल्स एरे होता है ना, ARRAY। कोई दिक्कत नहीं होगा, डिटेल में समझा दिया, अलाइनमेंट ये सब याद रखिएगा, शॉर्टकट की भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, 20 क्वेश्चन नहीं लिया क्योंकि आज का क्लास देखिए बहुत डिटेल में डिस्कस करना था, ओके ना। तो 20 क्वेश्चन लेता तो घंटा भर का वीडियो हो जाता, तो उतना लंबा वीडियो ठीक नहीं रहेगा, ओके ना। कम से कम 30 मिनट के आसपास, 30-35 मिनट रहे तो सही रहता है। व्हाट इज द यूजेज ऑफ MS आउटलुक। MS आउटलुक का नाम सुने हैं, नॉर्मली तो आप लोग देखिएगा तो MS ऑफिस पढ़ते हैं तो बहुत सारा इसमें ना आता है, वन नोट आता है, MS आउटलुक है, पावर पॉइंट, एक्सेल, उसके बाद वर्ड, सब आता है MS ऑफिस के अंतर्गत ही। तो उसी के अंतर्गत एक MS आउटलुक है। MS आउटलुक के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मेनली रूप से आप लोग 3 टॉपिक तैयार कीजिए, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो MS जो आउटलुक है, कम से कम बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये करता क्या है। तो सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, मैनेज कैलेंडर, स्टोर नेम्स एंड नंबर्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स, ट्रैक टास्क और ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। देखिए क्या होता है, मेनली रूप से देखिएगा ना, तो यह एक ईमेल क्लाइंट है ना,
जो MS आउटलुक है एक ईमेल क्लाइंट है, ईमेल में बहुत ज़्यादा इसको यूज किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज ईमेल में ही किया जाता है, लेकिन ये कैलेंडर को भी मैनेज कर सकता है। कहने का मतलब है कि आपको कोई चीज़ डेट याद रखना है, किसी का बर्थडे चाहे कोई इवेंट है तो वो सभी इसको मैनेज करेगा, नेम को स्टोर करेगा और नंबर को भी स्टोर करके रखेगा, नेम से नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट वो सबको स्टोर करके रखता है और सब टास्क जितना भी होता है सबको ट्रैक करता है। जो आप लोग टास्क बना कर रखे होंगे ट्रैक करेगा और टाइम टू टाइम आपको रिमाइंड करते रहेगा। इस तरह कुछ आइकन देखने को मिलेगा MS आउटलुक का। अब MS आउटलुक का बहुत ज़्यादा यूज कहाँ पे है समझिएगा थोड़ा सा। जैसे देखिएगा तो आपको डे बाय डे जो है ईमेल आते रहता होगा, देखे होंगे, तो आप लोग को माइंड में कभी ये नहीं आता है कि ये जो ईमेल रोज आ रहा है सबको तो भेजा जाता होगा, तो क्या सबको अलग अलग भेजा जाता होगा? जी नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं क्या काम है इसका, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि स्टोर नेम्स एंड नंबर्स ऑफ कॉन्टेक्ट्स, और यहाँ पे सेंड और रिसीव ईमेल्स के लिए यूज किया जाता है। तो देखिएगा तो एक बार में लाखों आदमी का यहाँ पे ईमेल जो है से रहता है और एक बार में जस्ट 1 क्लिक में लाखों इंसान के पास ईमेल चला जाएगा। तो यही काम होता है MS आउटलुक का। तो ओके, तो थोड़ा बहुत आइडिया रख लीजिए कि क्या होता है। जैसे देख सकते हैं फ्लिपकार्ट का मैसेज आता है, द हिंदू का मैं सब्सक्राइब करके रखा हूँ तो ये मैसेज आते रहता है, ओके ना। तो ये सब देख लीजिएगा, इस तरह से आपको मैसेज दिया जाता है तो लाखों लोगों को भेजा जाता है एक बार में, सिर्फ आपको नहीं भेजा जाता है। तो यह MS आउटलुक से ही किया जाता है। MS आउटलुक को 1997 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है से प्रेजेंट किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1997। ये वाला जो स्लाइड है उसको हटा दिया जाएगा, रिलेवेंट नहीं रहेगा ना, इसको हटा दीजिएगा। समझाने के पर्पज से मैं यहाँ पे लिया था कि इस तरह से ईमेल हजारों लोग, करोड़ों लोगों को, सॉरी लाखों लोगों को भेजा जा रहा है, तो जो है कैसे होता है, तो आउटलुक के थ्रू होता है। समझ में आ चुका होगा तो क्लास आई होप कि फ्रूटफुल लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और PDF डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा और रिवाइज प्रॉपर करते रहिए। यहाँ पढ़ते हो या कहीं भी पढ़ें, आप लोग प्रॉपर रिवीजन नहीं कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। सारे पार्ट जरूर विजिट कर लीजिएगा, भरोसा रखिए, बहुत सारा चीज़ को डिटेल में मैं डिस्कस किया हूँ। और ध्यान रखिए कोई भी पढ़ाई करते हैं तो ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा, लोंगेविटी बनना पड़ेगा, नहीं तो लंबी रेस का घोड़ा नहीं बनिएगा तो एग्जाम में पीछे छूट जाइएगा।